नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद सुनील में। जैसा कि आप लोगों को अकाउंट सब्जेक्ट का बहुविकल्पी प्रश्न कराया जा रहा है। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 16 तक का उत्तर आप लोगों को बता दिया गया है कि उन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले बोला है, जब कोई नया साझेदार किसी विद्यमान फर्म में प्रवेश प्राप्त करता है तो उसे फर्म में कौन सा अधिकार प्राप्त होता है। इसका मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है कि कोई भी एक फर्म हो, उसमें कोई एक नया साझेदार आए तो उस साझेदार को कौन सा अधिकार प्राप्त होता है। तो ऑप्शन के रूप में 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई देंगे। उन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई न कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। पहला है संपत्ति में हिस्सा, दूसरा है लाभ में हिस्सा, तीसरा है ए और बी दोनों, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। अब अगर हम बात करें तो कोई भी नया साझेदार अगर फर्म में प्रवेश करता है तो उस साझेदार को उस फर्म की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ फर्म को जो भी लाभ होगा उस लाभ में भी उसको हिस्सा प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि नए साझेदार को जब फर्म में प्रवेश कराया जाएगा तो उस फर्म की संपत्ति में भी हिस्सा उसे मिलेगा, साथ ही साथ फर्म को होने वाले लाभ में भी हिस्सा मिलेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारे प्रश्न का उत्तर बनेगा, अब देखेंगे तो आपका पहला भी ऑप्शन सही हो रहा है और दूसरा भी ऑप्शन सही हो रहा है, और सी में देखेंगे तो लिखा है ए और बी दोनों। इसका मतलब कि पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, ये सी बताना चाह रहा है। तो बिल्कुल सही। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या बन जाएगा, ए और बी दोनों। तो कोई भी नया साझेदार किसी विद्यमान फर्म में प्रवेश करता है तो उसे फर्म में कौन सा अधिकार प्राप्त होगा। तो उत्तर हो जाएगा संपत्ति में भी हिस्सा लेने का और लाभ में भी हिस्सा लेने का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया, ए और बी दोनों। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 खत्म हुआ। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा, लाभ प्राप्ति अनुपात का समीकरण है। समीकरण है का मतलब हो गया लाभ प्राप्ति अनुपात का सूत्र है। ठीक है, तो आपसे लाभ प्राप्ति अनुपात का सूत्र पूछा जा रहा है। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, फिर हम ऑप्शन पे आते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, लाभ प्राप्ति अनुपात कब निकाला जाता है ना। तो सूत्र की बात किया है तो पहले ऑप्शन एक बार आप देख लीजिए ताकि आप ये डिसाइड करें कौन सा उत्तर हमारा सटीक बनेगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो फार्मूला लिखा हुआ है। अब सोचिए, लाभ प्राप्ति का मतलब होता है कि पहले की अपेक्षा अभी ज़्यादा पाना। अगर कोई साझेदार पहले जितना भी पाता था उसके अपेक्षा वर्तमान में ज़्यादा पाने लगे, मतलब पहले 5 रुपया पाता था और वर्तमान में 8 रुपया पाने लगे, तो हम बोलेंगे कि 3 रुपया ये अधिक पा रहा है। तो यही इसका प्राप्ति अनुपात होगा, यही कहलाएगा लाभ प्राप्ति 3 रुपया। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, अगर पहले में से हम माइनस वर्तमान को करेंगे तो जो हमें उत्तर प्राप्त होगा वो माइनस में प्राप्त हो जाएगा। तो सही तरीका क्या है कि वर्तमान को हम पहले लिख लें और जो पास्ट वाला है उसको बाद में लिख दें। तो वर्तमान वाला हमारा न्यू रेशियो कहलाता है और पास्ट वाला जो होता है वो ओल्ड रेशियो कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि न्यू में से माइनस कर दीजिए ओल्ड को, न्यू में से माइनस कर दीजिए ओल्ड को, तो जो आंसर आएगा वही लाभ प्राप्ति अनुपात कहलाएगा। तो उस हिसाब से अगर इस प्रश्न के ऑप्शन की तरफ हम आए तो कौन सा आंसर बनेगा। तो सोचिए, न्यू में से ओल्ड को माइनस करने की बात किया जा रहा है, तो न्यू में से ओल्ड को माइनस कहाँ किया गया, तो आंसर होगा सी में किया गया।
सी और बी में सेम है, बस दोनों बी और सी में दोनों में सेम है, बस अंतर है कि एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो जिसमें माइनस होगा वही आपका आंसर सही होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 18 के लिए सही है। तो लाभ प्राप्ति अनुपात का समीकरण क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। एक नए साझेदार के प्रवेश पर किसी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी संपत्ति हो, अगर उस संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो या कमी हो, और कब बोला है? साझेदार के प्रवेश पे। साझेदार का चाहे प्रवेश हो, चाहे अवकाश हो या फिर मृत्यु हो, तीनों ही दशाओं में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। और जब भी पुनर्गठन होता है तो फर्म की जितनी भी संपत्तियां और दायित्व होती हैं उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। अब पुनर्मूल्यांकन करने पे अगर उनके मूल्य में वृद्धि होती है तो उसको पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट में लिखते हैं, और संपत्ति के मूल्य में यदि कमी होती है तो डेबिट में लिखते हैं पुनर्मूल्यांकन खाते में। क्वेश्चन बनता है ऐसा क्यों? तो सोचिए, किसी संपत्ति के मूल्य में अगर वृद्धि होगी तो फर्म के लिए लाभ होगा या हानि होगा? तो आंसर होगा लाभ होगा। तो लाभ को किधर लिखा जाता है? क्रेडिट में। यही कारण है कि संपत्ति के मूल्य में होने वाली वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है, और हानि को मीन्स संपत्ति के मूल्य में होने वाले कमी को डेबिट में लिखा जाता है। तो इस प्रश्न में पूछा भी था कि संपत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि को क्रेडिट कहाँ किया जाएगा? तो आंसर होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो उस अकॉर्डिंग देखेंगे कौन सा ऑप्शन आपको सही दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी अगर हम बात करें तो बिल्कुल सही आंसर है। संपत्ति के मूल्य में होने वाली वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। तो हमारे इस प्रश्न का ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हुआ। आज की क्लास में 3 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके, 17, 18 एंड 19। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना कब की जाती है? अब ये आपको बताना पड़ेगा। सोचिए, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण पर करने पे, क्या करने पे? अवकाश, कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करे, या फिर कह सकते हैं किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए। तो जो भी साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या जिस भी साझेदार की मृत्यु होती है, अब उन्हीं के हिस्से को जो बचे हुए साझेदार हैं वो लोग ले लेते हैं। जो बचे हुए साझेदार हैं वो लोग अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का या फिर मृत्यु होने वाले साझेदार के हिस्से को ले लेते हैं। तो हम कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो बचे हुए साझेदार हैं उनका हिस्सा, लाभ का हिस्सा अवकाश या मृत्यु होने के बाद बढ़ जाता है ना। जब उनके हिस्से को लेंगे तो कहीं न कहीं बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में ए है, पहले 3 पाता था, किसी का अवकाश ग्रहण करने पे उसके भी 2 हिस्से को 2 रुपया जो था ले लिया, तो कितना हो गया? 5, तो बढ़ गया। तो हम बोलेंगे कि हिस्सा क्या होता है? बढ़ जाता है। अब हिस्सा अगर बढ़ गया तो वो हो गया लाभ प्राप्ति। तो फिर हम कह सकते हैं कि साझेदार के प्रवेश होने पे लाभ प्राप्ति अनुपात नहीं निकलता है बल्कि त्याग निकलता है। तो ऑप्शन ए नहीं बनेगा। बी की बात करें तो वहाँ पर भी साझेदार प्रवेश लगा दिया तो ये भी कट जाएगा। सी की बात करें साझेदार द्वारा अवकाश लेने पर, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, किसी भी साझेदार के द्वारा अवकाश ग्रहण करने पे ही लाभ प्राप्ति अनुपात निकाला जाता है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो सी राइट आंसर हो जाएगा कि साझेदार के द्वारा अवकाश लेने पर लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। तो ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की।
निवृत्त होने वाले साझेदार की ख्याति का भाग विद्यमान साझेदारों के पूंजी खाते में किस अनुपात में समायोजित किया जाता है। निवृत्त होने वाले साझेदार का मतलब जो साझेदार रिटायर हो रहा है। जो भी साझेदार रिटायर हो रहा है उस साझेदार के हिस्से में कितनी ख्याति बनती है, सबसे पहले उसको निकाला जाता है। फिर देखते हैं कि जो विद्यमान साझेदार हैं उन विद्यमान साझेदारों के पूंजी खाते में, उन साझेदारों के पूंजी खाते में किस अनुपात में समायोजित किया जाएगा, यही पूछा है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। जब कोई साझेदार रिटायर होता है तो उसका लाभ का हिस्सा, उसके लाभ के हिस्से को कहीं न कहीं जो पुराने साझेदार होते हैं वही ले लेते हैं। अगर पुराने साझेदार ले लेते हैं तो फिर हम कहेंगे कि जो रिटायर हो रहा साझेदार, उसके हिस्से की जो ख्याति है, उस ख्याति के पैसे को जिन लोगों ने उसके लाभ के हिस्से को लिया है, पुराने साझेदारों में जो साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के लाभ के हिस्से को लिया है, उसी अनुपात में वो लोग ख्याति को कंपनसेट भी करेंगे। वही लोग ला करके ख्याति का पैसा देंगे भी। तो फिर हम बोल सकते हैं कि निवृत्त होने वाले साझेदार की ख्याति का भाग विद्यमान साझेदारों के पूंजी खाते में किस अनुपात में समायोजित किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा लाभ प्राप्ति अनुपात, गेनिंग रेशियो में समायोजित किया जाएगा। तो इस प्रश्न में अगर हम उत्तर की बात करें तो 4 ऑप्शन में जहां आपको लाभ प्राप्ति अनुपात दिखाई देगा वही आपका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तो लाभ प्राप्ति अनुपात की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति पूंजी खाते में जमा मीन्स क्रेडिट की जाएगी। किसी भी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पे जो भी ख्याति की राशि होती है उस ख्याति की राशि को पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है, किस अनुपात में या किसके बीच में। एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पे उसकी जो ख्याति है वो उसके पूंजी खाते में क्रेडिट की जाएगी। कैसे की जाएगी? अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के, बिल्कुल सही बात है। जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है करने पे जो भी ख्याति की राशि आई है वो उसी के पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा, क्योंकि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का ख्याति में जितना भी हिस्सा बनता है उतने रुपए से उसकी पूंजी क्रेडिट कर दी जाती है। बचे हुए साझेदारों में जो साझेदार गेन करता है उन्हीं के गेनिंग रेशियो में इस ख्याति की राशि को बांट करके उनकी पूंजी को डेबिट कर दिया जाता है, मतलब कम कर दिया जाता है। तो अगर प्रश्न में पूछा होता कि साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति पूंजी खाते में डेबिट की जाती है, तब आंसर होता गेन करने वाले साझेदारों के पूंजी खाते में। यहाँ पे क्रेडिट पूछा है, डेबिट नहीं पूछा है, इसलिए आंसर होगा अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदारों के पूंजी खाते में उसके हिस्से की ख्याति की राशि को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो आंसर होगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ए हो जाएगा, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। मृतक साझेदार की देय धनराशि का भुगतान किसे किया जाता है? अब आपसे पूछ रहा है कि अगर कोई साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो फर्म में उसकी जो भी पैसे लगे होते हैं उस पैसे का भुगतान किसे किया जाएगा? तो सामान्य भाषा में हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या बोलते हैं कि जो उसका नामिनी होगा उसी को दे दिया जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ नामिनी वगैरह का बात नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, उसके पिता को देंगे या उसकी पत्नी को देंगे या जो उसके उत्तराधिकारी होंगे उसको देंगे या उसके मित्र को देंगे। तो सिंपल सी बात है कि जब कोई साझेदार मरता है तो उसकी जो भी
देय धनराशि बनती है वो हमेशा उसके उत्तराधिकार को ही दिया जाता है, मीन्स उसके उत्तराधिकार को ही भुगतान किया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। बोल रहा है ABC एक फर्म में साझेदार हैं, 3:2:1 के अनुपात में लाभ हानि बढ़ते हुए एक फर्म में साझेदार हैं। B फर्म से निवृत्त होने पर शेष साझेदारों को प्राप्त अतिरिक्त लाभ का अनुपात होगा। B फर्म से रिटायर होता है। अब आपसे पूछ रहा है कि B के रिटायर होने के बाद सिर्फ बचे हैं A और C। A और C का गेनिंग रेशियो क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में हमारा आंसर क्या होगा, तो ध्यान से समझिएगा। इस तरीके के प्रश्न कभी भी एग्ज़ाम में मिले तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बारे में आप बिल्कुल मत सोचिए। सिंपल सा पहले साझेदारों का नाम लिख दीजिए ABC, उनका लाभ विभाजन अनुपात लिख दीजिए 3:2:1। जो अवकाश ग्रहण कर रहा है या जिसकी मृत्यु हो रही है उसको ऐसे सर्कल कर दीजिए। अब सोचिए ABC 3 साझेदार थे, 3:2:1 के अनुपात में लाभ विभाजन को बांटते थे। B फर्म से निवृत्त होता है, मीन्स अवकाश ग्रहण करता है। शेष कौन बचा, A और C। इनका लाभ प्राप्ति अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न में कहीं भी ये सूचना नहीं दिया है कि B के हिस्से को A और C किस अनुपात में लेंगे। अगर प्रश्न में ऐसी कोई सूचना नहीं देता है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के लाभ के हिस्से को बचे हुए साझेदार किस अनुपात में लेंगे, या फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, तो उस केस में बचे हुए साझेदारों का जो पुराना अनुपात होता है वही पुराना अनुपात ही उनका नया अनुपात भी मान लिया जाता है, साथ ही साथ वही उनका लाभ प्राप्ति अनुपात भी मान लिया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें B अवकाश ग्रहण किया और B के अवकाश ग्रहण करने के बाद B के हिस्से को A और C किस अनुपात में लेंगे, इसके बारे में प्रश्न में कुछ नहीं बोला गया। साथ ही साथ B के अवकाश ग्रहण करने के बाद A और C का नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा, इसके बारे में भी प्रश्न में कुछ नहीं बोला गया है। तो ऐसी दशा में A और C का जो पुराना लाभ विभाजन अनुपात था, मीन्स 3:1 जो है उनका बन रहा है, वही अनुपात ही नया लाभ विभाजन अनुपात भी हो जाएगा और वही उनका लाभ प्राप्ति अनुपात भी हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3:1। तो उत्तर हो जाएगा B। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 24। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। फर्म के समापन पर संपत्तियों से वसूल होने वाली राशि का प्रयोग सर्वप्रथम किया जाएगा। आपसे पूछ रहा है किसी साझेदारी फर्म का अगर विघटन हो रहा है, मतलब कोई साझेदारी फर्म बंद की जा रही है और उस फर्म की संपत्ति बेच के जो भी पैसा प्राप्त हुआ उस पैसे का प्रयोग सर्वप्रथम किसके लिए किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी फर्म का समापन होता है तो फर्म की संपत्तियों से जो भी पैसे वसूल होते हैं उस पैसे को प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, तो साझेदारों के ऋणों के भुगतान करने के लिए नहीं, साझेदारों के पूंजी के भुगतान करने के लिए नहीं, तीसरे पक्षकार को बकाया भुगतान करने में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। अब आपके बचते हैं 3 ऑप्शन, साझेदारों के ऋणों के भुगतान करने में, साझेदारों की पूंजी के भुगतान करने में, या तीसरे पक्षकार को बकाया भुगतान करने में। तो फर्म के समापन होने पर फर्म की संपत्तियों से जो भी राशि वसूल होती है सबसे पहले तीसरे पक्षकार का भुगतान करते हैं, मतलब आउटसाइडर्स का भुगतान करते हैं। फिर उसके बाद जो साझेदार के ऋण होते हैं उनका भुगतान करते हैं, फिर बचता है साझेदारों की पूंजी का भुगतान करते हैं। तो पहली प्राथमिकता पे आपका होता है तीसरे पक्षकार को बकाया भुगतान करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उस तरीके से हमारा ऑप्शन ए नहीं, ये बाय डिफ़ॉल्ट मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन आपका सी होगा, तीसरे पक्षकार को बकाया भुगतान करने में प्रयोग किया जाता है।
तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। बाकी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाए। ठीक है, तो इसको आप लोग कंप्लीट करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बचे हुए जो प्रश्न हैं उनके साथ।